Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology. Sathology के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अजीत डोभाल जी एक लेक्चर दे रहे थे राष्ट्रीय एकता दिवस पर दिल्ली में। तो उन्होंने बोला कि whatever has happened that while democracy has proved to be one of the most effective and one of the most enduring systems of governance, it has created its own problems. It leads to partisan politics. देखिए, बहुत ही सही शब्द है, बहुत ही सही पॉइंट्स हैं ये। मेरी बुक है दी नारद मुनि द मेकिंग ऑफ ए स्टेट्समैन। इस पे मैंने डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत डिटेल में लिखा है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकती विद धार्मिक सोसाइटीज जैसे भारत है, क्योंकि इसमें धार्मिक सोसाइटी में क्वालिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब मुझे बताइए कौन सा डेमोक्रेटिक कंट्री है? एक भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है पूरे पश्चिम देशों में। वहाँ पे हर जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, मतलब कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है, और एक रिपब्लिक है जहाँ की गवर्नेंस एक सेट रूल्स पे चलती है, प्योर डेमोक्रेसी पे नहीं चलती। लोग जो वोट देते हैं, जैसे कि यूके का सिस्टम है, यूके में बोलते हैं डेमोक्रेसी है, लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स के ऊपर है हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो कि अपॉइंटेड है, और दोनों हाउसेस में लॉज पास होनी चाहिए, तब वो बनता है लॉ जो कि किंग साइन करता है। उसका कॉमन सेंसिकल लॉ, उसका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक भी नहीं है वो। अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक है, क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है उसको रिपब्लिक। तो डेमोक्रेसी जो है एक्सपोर्ट की गई है फ्रॉम पश्चिम देशों से लेके भारत में और जगह जगह पे। तो डेमोक्रेसी में उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि अगर 100 लोग हैं उससे 25 लोग वोट किसी को मिलते हैं, 100 वोट में से 25 वोट मिलते हैं, तो बाकी पार्टीज के जो वोट्स हैं उसको डिवाइड करके 1 पर्सन कैन कम इजीली इन पावर, मतलब इजीली कैन बी मिसयूज्ड। उसमें पार्टीजन पॉलिटिक्स हो जाती है, जैसे कि समाज में और भी डिविजन्स होते हैं। तो ये आइडियल सिस्टम नहीं है। स्पेशली ये पश्चिमी देशों के लिए आइडियल सिस्टम हो सकता है, क्योंकि वहां पर बिल्कुल भी अगर चर्च का रूल चलेगा तो पूरा डिक्टेटरशिप ही होगी। वो बात ही करते हैं कि किंग के अनुसार ही बात करते हैं, किंग इज ऑलवेज राइट। उसी से भागकर यूरोपियन सेटलर्स ने अमेरिकन बसाया, क्योंकि वो चर्च की पॉलिटिक्स से परेशान हो चुके थे। चर्च की पॉलिटिक्स कैसे होती है कि एक पादरी और दूसरे पादरी, एक का फॉलोअर्स होंगे, दूसरे के फॉलोअर्स होंगे, और वो एकदम डिस्टिंक्ट रहेंगे, वो कभी मिक्स नहीं करेंगे। और ज़्यादातर जो पश्चिमी समाज है वो बाइपोलर रहता है, यस और नो, 1 और 2, उसके चॉइसेस वो ले नहीं सकते। जैसे कि अगर हम मल्टीपोलैरिटी देखते हैं, जैसे भारत की डेमोक्रेसी है, वो एक्चुअल डेमोक्रेसी है क्योंकि वहाँ कॉन्फिडेंस है लोगों के अंदर। लेकिन पश्चिम में आप कभी नहीं देखेंगे लेबर्स एंड टोरीज, डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन। जिन यूरोपियन देशों में 2 से ज़्यादा पार्टियां, वहाँ पे केओस ही देखेंगे। आप जापान देखिए, जापान में भी कभी भी कोई सरकार बनती नहीं है, इतने सारे कोलिशंस होते हैं कि एक सरकार में शायद 15 पार्टीज होंगी या 20 पार्टीज होंगी, तो मल्टी पार्टी कभी चलती नहीं है। जापान इज सस्टेनिंग बिकॉज ऑफ द किंग ऑफ जापान, बाकी नहीं चल सकता। आप कहीं भी डेमोक्रेसी देख लीजिए, 2 से ज़्यादा पार्टीज में डेमोक्रेसी नहीं चलती। आप इसीलिए जो यूएस में डिमांड होती है होमोजेनियस पॉपुलेशन की, क्योंकि जो वेस्टर्न ब्रेन है वो 2 से ज़्यादा चॉइसेस को नहीं ले सकता। भारत में डेमोक्रेसी चल रही है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ सनातन धर्म, नहीं तो नहीं चल सकती। इतनी सारी पार्टीज हैं, और कितनी सारी पार्टीज मैनिपुलेट की जाती हैं बाय द यू कैन से फॉरेन पावर्स। अब देख ही रहे हैं कि किस तरह कांग्रेस पार्टी फंक्शन करती है। तो वो ये इस इशू को हाईलाइट कर रहे थे कि डेमोक्रेसी सस्टेनेबल नहीं है भारत जैसे सोसाइटी में, जहाँ पे सोसाइटी इज बिल्ट ऑन धार्मिक ग्राउंड्स। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि वेलबींग, अगर किसी को, जैसे हमारे यहाँ पे लोकपाल को बोला जाता है किंग,
उसको लोकपाल बोला जाता है, बिकॉज ही इज सपोज टू टेक केयर ऑफ द पीपल। तो उसका कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो अगर किसी को मंत्री बनना है, पॉलिटिशियन बनना है, उसके 11 उसके पॉइंट्स हैं, जैसे कि योग होना चाहिए, उसको धर्म अधर्म का पता होना चाहिए, फिर उसको शस्त्रों का पता होना चाहिए, फिर उसको युद्ध करने की कला का पता होना चाहिए, कोवर्ट एज वेल एज ओवर्ट, मतलब कि सामने से भी और गुप्तचरी वाला भी। उसको चेस आना चाहिए, ये गेम्स लाइक चेस आना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, फिजिकल, पर्सनल हेल्थ उसको अच्छी मेंटेन करनी चाहिए, और बैलेंस उसका मनोरंजन होना चाहिए। अर्थशास्त्र उसको पढ़ना आवश्यक है, और पुराने राजाओं की हिस्ट्री, पुराण महाभारत रामायण से उसको पता होनी चाहिए, और उसको उन गुरुओं के और शिक्षकों का प्रति आदर होना चाहिए जो वेदों का नॉलेज है। तो ये 11 पॉइंट्स होते हैं किसी को पॉलिटिकल लीडर बनने के। डेमोक्रेसी में तो ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में तो जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो उस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है। हम देखते ही हैं कि जितनी भी मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, पैसे का रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। बिना पैसे के आपको वोट नहीं मिल सकता। भारतीय इलेक्शन में भी आप देखते हैं कितना पैसा खर्च होता है। अगर आप पिछले 10 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन देखें अमेरिका में, तो अप्रॉक्सीमेटली हर इलेक्शन में 3 से 4 बिलियन डॉलर खर्च होता है। तो 30 बिलियन डॉलर खर्च हुआ है 10 इलेक्शंस में। मतलब जो ज़्यादा पैसा रेज कर सकता है वही राष्ट्रपति बनता है। और अमेरिका में वोट की वैल्यू नहीं होती, पैसे की वैल्यू होती है। तो जितना डोनेशन वो रेज करेगा उस हिसाब से पता लग जाता है कि कौन जीतेगा। तो लोग बोलते हैं अमेरिका इज द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी है, मान लिया, लेकिन भारत में तो लोकतंत्र का सिस्टम है। डेमोक्रेसी जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है वो कंपैटिबल नहीं है भारतीय लोकतंत्र, मतलब भारत की समाज से। जैसे वेस्टर्न जुडिशरी कंपैटिबल नहीं है भारतीय, वेस्टर्न जुडिशरी भारत में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि भारत का सिस्टम अलग है। हमारे यहाँ पे निर्णय भी वेद पुराण महाभारत रामायण से लिए जाते हैं। तो अगर हम साधारण जीवन में ज्योतिष का पालन कर रहे हैं या फिर कोट कर रहे हैं भगवान राम की कहानियों को, तो जुडिशरी भी वैसी कोट करनी चाहिए, इसलिए वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये वो बोलना चाहते हैं। ये बड़ा फार रीचिंग स्पीच है, नहीं तो मैं ऐसे स्पीचेस पे कभी शोज बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे टॉपिक से संबंधित था तो मैं सोचा इससे थोड़ा बात किया जाए। अगर जैसे आपने देखा होगा, इनका एक पॉइंट है कि वो बोलते हैं कि मनी प्लेज ए रोल, आइडियलिज्म, विजन, थॉट, पेट्रियटिज्म हैव गॉट टू बी हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम मनी। डेमोक्रेसी में सिर्फ मनी का रोल रहता है। मतलब आपकी आइडियलिज्म हो, आपका विजन हो, थॉट है, उसको पैसे से बैकिंग होना चाहिए। अगर कोई अच्छा व्यक्ति भी है लेकिन पैसा नहीं है तो वो नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स नहीं खेल सकते। और नेशनल इंटरेस्ट उससे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है पैसे से। तो कोई बाहर के लोग, अभी आजकल क्या है कि सोशल मीडिया ऑल्सो बिकम ए ग्रेट इन्फ्लुएंसर। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में सोशल मीडिया हैज बिकम ए स्पॉइल स्पोर्ट। आपको दिखता है मॉडर्न सोशल मीडिया किस तरह कैन बी मैनिपुलेटेड बाय फॉरेन पावर्स। तो एसआई दोवाल ने क्यों वार्निंग दिया भारत को? बिकॉज आज यही हो रहा है कि पैसा कहीं से आता है, किस राउट से आता है पता नहीं, बिटकॉइन से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, और उसको यूज किया जाता है भारतीय वोटर्स के अफेक्ट करने के लिए। कभी कभी क्योंकि जितने फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी यूज किया जाता है फॉर सेंटिमेंट मैनिपुलेशन, और सेंटिमेंट मैनिपुलेशन के बाद उनसे उस तरह का वोटिंग कराया जाता है जो कि भारत के नेशनल इंटरेस्ट के विरुद्ध जाता है। तो इस तरह की जो स्ट्रेटेजीज हैं वो उसको वार्न कर रहे थे। मतलब कि क्या भारत में इस तरह का गेम्स चल रहे हैं? ऑब्वियसली चल रहे हैं, नहीं तो एनएसए जो है एक स्पीच में इसको क्यों एकता दिवस पे क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये सारे चीज़ों को भारतीय एजेंसीज डेली देखती रहती हैं, किस तरह काम चल रहा है, डेटा कहाँ से, कौन सा मनी कहाँ मूवमेंट हुआ, किससे क्या अफेक्ट हुआ, कौन सा इलेक्शन आउटकम अफेक्ट हुआ, ये सब चलता रहता है। अमेरिका में ये सब कॉमन है। अमेरिका में सबको मालूम है कि अगर आपकी जेब में $6 मिलियन नहीं है तो आप कांग्रेशनल सीट के लिए लड़ने के लिए खड़े मत होइए। और प्रेसिडेंट के लिए तो ऐसा है, अगर आप बिलियनर नहीं है तो आप प्रेसिडेंशियलशिप के खड़े नहीं हुए। ओबामा वाज द ओनली प्रेसिडेंट हु वाज नॉट ए बिलियनर, या उसके पास इतना क्लाउड नहीं था, लेकिन ही रैन ए कैंपेन
which gave him enough money to fight the election. सबको मालूम है। अब वो क्या था उसके पीछे, वो कहानी कुछ और है। कितने इंटरेस्ट ग्रुप्स थे, कितने सारे वो काम कर रहे थे, वो अलग कहानी है। बट सेम मॉडल डेमोक्रेसी में हर जगह चलता है, और जिसका एडवांटेज रिजर्व करेंसी वाली कंट्रीज उठाती हैं और उठाती थी। अब रिजर्व करेंसी नहीं रहेगा तो रिजीम चेंजिंग भी कम होगा। लेकिन भारत में इसका बहुत इन्फ्लुएंस रहा है, बहुत लंबे समय से इन्फ्लुएंस रहा है। तो उसको बता रहे हैं क्योंकि उससे नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस बढ़ते रहते हैं, कम नहीं होते। तो लोग सोचते होंगे कि शायद नेशनल सिक्योरिटी का जो नेशनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस जो होते हैं, जैसे कि यू ऑल नो, इसको काउंटर कैसे करना है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि वी हैव टू लुक एट आवर एंटायर सिस्टम ऑफ लॉज, रूल्स, प्रोसीजर्स एंड मेक देम मोर पीपल फ्रेंडली। बिल्कुल सही बात है। लॉज को इंटरप्रेट करना बंद होना चाहिए, इसीलिए सनातन धर्म है। क्योंकि इंटरप्रेट करते हैं तो वहीं पे सारा गेम हो जाता है। एनीवन हु इंटरप्रेट्स बेटर, और जो जज के लॉजिक पे बैठ जाए, तो इट डिपेंड्स। क्योंकि हमको डिसीजन क्राइटेरिया नहीं मालूम कि जज कैसे डिसीजन लेगा। अगर कोई हिंदू का केस है, हिंदू उसको सोच रहा है, जैसे अभी भगवान विष्णु के ऊपर एक केस हुआ था, वो जज बोलते हैं, कमेंट दिया उन्होंने, सिर्फ जजमेंट नहीं था, कि हिंदू की अपने आप मूर्ति अपने आप को मेंटेन कर ले, है ना। तो अब उसमें कितनी सेंसिटिविटीज हर्ट हो गई, सबकी हो गई, मेरी भी हुई, आप सबकी भी हुई। क्योंकि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज भारतीय शास्त्र, लेकिन उन लोगों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ ब्रिटिश कॉमन लॉ, और उसके थ्रू इंटरप्रेट कर रहे हैं पिछले 70 साल से। फिर उन्होंने एक और बात बोली कि आवर पॉलिसीज एंड प्लान शुड मीट द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। मतलब आज के समय में जो पॉलिसीज एंड प्लान्स हैं, लोगों की जो एस्पिरेशनल सोसाइटी है भारत की, उसके अनुसार होनी चाहिए। एब्सोल्युटली सही बात है। क्योंकि अब कहीं ना कहीं पॉलिटिशियंस को डिफाइन भी करना पड़ेगा एस्पिरेशंस कैसी होनी चाहिए। जैसे लोक संग्रह की जब हम बात करते हैं, सिर्फ वो फिजिकल नीड्स नहीं है, आध्यात्मिक नीड्स भी हैं। मतलब कि सोशल स्ट्रक्चर शुड बी सच कि जो लोगों को आध्यात्मिक और भौतिक दोनों का लाभ पहुंचाए। तो जो सिर्फ फिजिकल नीड्स का होगा, या फिर जो फूड, शेल्टर, क्लोथिंग इस तरह का होगा, इट्स नॉट सफिशिएंट। और एस्पिरेशंस क्या है भारत की, जैसे यंग पॉपुलेशन है, कि ईज ऑफ बिजनेस हो, ईज ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशंस हो, और ग्रोथ के ऊपर फोकस हो, जॉब्स हो, ताकि वो अपना परिवार मेंटेन कर सके। अगर समाज ये उनको फैसिलिटीज नहीं देता है तो ये समाज का फेलियर है। तो इन सब चीज़ों में बात कर रहे थे, वो डेमोक्रेसी में संभव नहीं है। तो भारत को कोई ना कोई ऐसा तंत्र निकालना पड़ेगा लोकतंत्र में से, कलयुग के हिसाब से, कि वो भारतीयों को सुरक्षा भी दे। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं बोलते हम नहीं मानते सनातन धर्म को, तो भारत में भी रह रहे हैं, तो अगर वो पर्पसली अपोज करेंगे फॉर एवरीथिंग, समाज तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कॉमन एस्पिरेशंस होनी चाहिए, और उसका अर्थ ये है कि उन लोगों को भी सनातन धर्म में उनको मानना पड़ेगा, नहीं तो अपना देश चुन ले। इस तरह की बातें भी होनी चाहिए कि अगर आपको यहाँ पे नहीं रहना है तो आप दूसरी जगह चुन लीजिए जहाँ पे आपको रहना है। और लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगर देना है तो वो भी राष्ट्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकतंत्र की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और वो डेमोक्रेसी में अगर कोई एक, अगर बिलीव मी, अगर ये डेमोक्रेसी होती, अगर हिंदू मेजोरिटी नहीं होते, तो अभी तक हर जगह शरिया लग चुका होता और मार काट मची होती, जैसे बांग्लादेश में हुआ है, हिंदुओं को मार काटा जाता। ये देश बचा हुआ है क्योंकि हिंदू मेजोरिटी में है। तो दूसरा पॉपुलेशन जो प्रोजेक्ट जो आपने देख लिया, बंगाल में क्या हुआ, केरल में क्या हुआ, तो क्या वो लोग कंपैटिबल है? क्या वो लोग रहने चाहिए, या वो लोग के ऊपर दूसरे नियम लगने चाहिए ताकि वो उनको उसी तरह से, अगर जैसे मैं मजाक में बोलता हूँ कभी कभी कि अगर शरिया लगाया जाए सिर्फ मुसलमानों पे, एक भी मुसलमान नहीं बचेगा 24 घंटे में, तो क्या उनको दूसरे लॉ से रखना चाहिए ताकि वो एडवांटेज ना ले सकें कॉमन लॉज का? तो ये सब बातें हैं। और सिक्योरिटी को अगर ध्यान रखना है, इंटरनल सिक्योरिटी को ध्यान रखना है, तो एक्सटर्नल सिक्योरिटी को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे अजीत डोभाल जी वार्न कर रहे हैं भारत को
कि व्हाट इज हैपनिंग, कि उनको मालूम है कि किस तरह लोग काम कर रहे हैं। जैसे सरकार ने एक बात तो समझ ली कि डेमोग्राफिक चेंज किया गया है नॉर्थ ईस्ट में, डेमोग्राफिक चेंज किया गया है बंगाल में, डेमोग्राफिक चेंज किया है केरल में, डेमोग्राफिक चेंज किया गया है कश्मीर में, और उत्तर प्रदेश में भी बहुत जगह कोशिश की गई जहाँ पे लोग नहीं रह सकते अभी। तो दिस इज अ थ्रेट। ये सारा डेमोक्रेसी के नाम पे हुआ है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना। इसीलिए पहले समय में इंडिविजुअल्स वर रिस्पॉन्सिबल टू गिविंग न्याय एज पर वेद। अभी क्या है, कमिटी बन जाती है जजेस की। जस्टिस जो है इज द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की न्याय देना। अगर न्याय को ठीक से दिया जाए बाकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। तो डेमोक्रेसी में क्या न्याय पद्धति को बदला जा सकता है। जैसे भारत में 30 से 40 लाख केसेस पेंडिंग है, तो उससे लोगों को तो न्याय नहीं है, तो मतलब ये पॉपुलेशन तो डिस्टर्ब्ड है। ये तो मैंने थोड़ा छोटा नंबर बताया है, करोड़ों में होंगे। तो पॉपुलेशन डिस्टर्ब है, तो वो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन से बाहर चली गई और पैसा भी खर्च हो रहा है फॉर नो रीजन। क्या वो सिस्टम ठीक है? इस बात पे सोचने की जरूरत है। तो आई थिंक अजीत डोभाल जी का जो लेक्चर है भारत को वार्न भी करता है और एट द सेम टाइम सॉल्यूशंस भी दे रहा है पॉलिसी फ्रेमवर्क्स पे कि किस तरह भारत को एक नई दिशा में सोचना चाहिए और सरकार को लोकतंत्र के प्रिंसिपल्स पे आना चाहिए, जहाँ पे लोकपाल जो है भगवान का भक्त हो और कहीं ना कहीं वेदों को इंक्लूड किया जाए इन टर्म्स ऑफ सिलेक्टिंग पॉलिटिशियंस। मैंने इस बुक पे मैंने कोर्सेज भी बनाए हैं पॉलिटिशियंस के लिए। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड होगा तो मुझे बताइएगा। आप लोग हमारे मेंबर बन सकते हैं और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं गुरुकुल में टू लर्न मोर। अगले शो तक के लिए थैंक यू, नमस्कार एंड जय जगन्नाथ।